हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवा चुकी हूं। अब बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो निकाल लीजिए अपनी क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट डाउन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी एजुकेशन ऑफ किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहाँ पे हम आपको तैयारी करवाते हैं ऑफ CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा वी मेक यू प्रिपेयर वाया फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। यस, हम सारे चैप्टर्स कवर करवाते हैं, सारे उसके अंदर के टॉपिक्स, उसके अंदर के सब टॉपिक्स। फिर जब वो हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है बिजनेस स्टडीज़ का, उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इसको कराने के लिए मैं आपकी NCERT भी रेफर करती हूँ एंड रिफ्रेशर्स भी। और इसके साथ साथ जब आपका चैप्टर विद क्वेश्चंस एंड हो जाता है तो वी प्रोवाइड यू वन शॉट रिवीजन ऑल्सो, ताकि आपका पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में रिवाइज हो जाए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फर्दर कि एग्जाम के टाइम पे आपकी तैयारी हम कैसे कराते हैं, तो वी प्रोवाइड यू क्रैश कोर्सेज ऑल्सो, इसलिए इसको बोलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। नाउ अब बारी है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। हम आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ अगर आपके साथ कोई आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम तैयारी कराते हैं क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक की, एंड वो भी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, दैट टू क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यस, ये है प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स जो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरे इंडिया के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने लगे हैं आजकल, एंड डेली बेसिस पे वो लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं। सो आप भी अगर पहली बार इस लेक्चर में आए हैं, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। निकालिए अपना क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर और उसमें हम नोट डाउन करेंगे सारे क्वेश्चंस। बस स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसको समझेंगे भी एज वेल एज उसको लिखेंगे भी, एज वेल एज उसकी क्वेश्चन अप्रोच भी समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या खास है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आपको किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चंस अपन ने नहीं पढ़े। अपन ने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में? प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। फिर आती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा अपन ने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनीज। फिर अपन ने पढ़ी थी ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीनेशनल कंपनीज। उसके बाद हमने लास्टली पढ़ा था प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, PPP। ओके, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई कब थी? 1991 में, बट उसके पहले 1948 में फर्स्ट आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1956 में आई थी। उसके बाद रिकमेंड हुई थी ये वाली पॉलिसी 1991। अब उसका असर पब्लिक सेक्टर पे कैसा आया है एंड उसके रिस्पेक्ट में आपको ये समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर। सो मैंने एक आंसर फ्रेम किया हुआ है आपके लिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर भी इसलिए बड़ा ही है। चलिए पहले उसको रीड करते हैं, देन अब उसको समझेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हर कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही ओरिजिनेट होता है। इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। ठीक है, यहीं तक मैं पढ़ा रही हूँ अभी। अब आप यहाँ पे सुनिए, हमारे देश में इंडिपेंडेंस कब आया? 1947 में। ओके स्टूडेंट्स, अब 1947 के बाद हम डेवलपमेंट्स करने की सोच रहे थे, और अब तो हमें फूक फूक के कदम रखना था, राइट? तो हमने सबसे पहले लॉन्च किए फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए।
तो अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो वो आया था 1951 टू 56 में, ठीक है। फिर आया था 1956 टू 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है, 1961, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे कम्प्लीटली ध्यान दिया और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया था, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत तो। Okay students, so the second 5-year plan, also called as the Mahalanobis model, led to the promotion of heavy and key industries in India. यानी कि यहाँ पर हमने जो फंड्स एग्रीकल्चर में एलोकेट किए थे उससे कम फंड्स हमने यहाँ पे एलोकेट किए थे, बाकी फंड्स हमने कहाँ एलोकेट किए थे, हमने एलोकेट किए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। ओके, नाउ द पीरियड ऑफ 1950s, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट डेकेड ऑफ इंडिया, द पीरियड ऑफ 1950s ऑनवर्ड्स विटनेस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, development of research and research development, establishment of large scale along with many small scale industries, coexistence of public and private sector enterprises, growth of both consumer and capital goods in the industry। यानी ये जो डेवलपमेंट डेकेड थी 1950, यहाँ पे हमने क्या नहीं देखा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देखी, हमने रिसर्च सेक्टर की डेवलपमेंट देखी, हमने लार्ज स्केल स्मॉल स्केल दोनों यूनिट्स की डेवलपमेंट देखी, हमने कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स दोनों की डेवलपमेंट देखी, ठीक है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर पे ही था बट ट्रेड पे भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आया। ओके, तो आपको समझाना है अभी पूरा डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझानी है आपको। ओके, नाउ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लेज अ की रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1948। यहाँ से चालू होता है मेन आंसर। अभी तक आपने आंसर का बेस बनाया और यहाँ से चालू हो रहा है मेन आंसर। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा टू द टॉपिक कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चालू हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर की थी पहली पॉलिसी, 1948, 1948। इट डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू 4 कैटेगरीज। उन्होंने इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इंडस्ट्रीज दैट वर टू बी स्टेट मोनोपोलीज, दीज वर लिमिटेड टू एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड रेलवेज। तो इंडस्ट्रीज जो स्टेट मोनोपोलीज से लिमिटेड थी, तो वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन होता था, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड रेलवेज, 3 इन ऑल। और ये बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर इस सेक्टर पर लोगों की बहुत नज़र रहती है। लोगों की बाय लोगों की आई मीन आउटसाइड कंट्रीज की। नाउ बेसिक इंडस्ट्रीज इन विच द स्टेट वुड हैव इट्स एक्सक्लूसिव राइट टू न्यू इन्वेस्टमेंट, 6 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन दिस, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल्स, कोल, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड लास्ट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो यहाँ पर 6 न्यू इंडस्ट्रीज थी जिनको एक्सक्लूसिवली जिसमें स्टेट को राइट्स दी गई थी। सबसे पहले तो स्टेट मोनोपोलिस इंडस्ट्रीज, जो स्टेट मोनोपोलिस थी वो केवल 3 थी। स्टेट मोनोपोलिस वाली कौन सी थी, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन और रेलवेज। फिर से बोलिए, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड रेलवेज। नाउ अगर मैं बात करूँ बेसिक इंडस्ट्रीज की जिसमें स्टेट के पास राइट होगा एक्सक्लूसिव राइट, तो वो टोटल कितनी थी, 6। कौन कौन सी 6 थी, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब नेशनल इंपॉर्टेंस जो थी वो थी द स्टेट माइट रेगुलेट एंड लाइसेंस इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। 18 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड। यहाँ पे 18 इंडस्ट्रीज थी। इनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो इन 3 को छोड़ के, पहले वाली फिर 6 और ये अभी 18, इनको छोड़ के ऑल अदर इंडस्ट्रीज वुड बी ओपन टू प्राइवेट सेक्टर विदाउट कंस्ट्रेंट्स। यहाँ ने कि सारे इंडस्ट्रीज को आपको प्राइवेट सेक्टर को ओपन करना है क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा पैसा आज भी हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है। सो IPR 1948, IPR का यहाँ पे क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ओके,
1948 रिमेन्ड इन फोर्स टिल 1956, ये 1956 तक चला। तो ये आया था 1948 में और ये कब तक चला, 1956 तक, ठीक है। Two developments had taken place. One, the first plan which was initiated in 1951. मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चालू ही कहाँ से हुई है, 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान्स चालू हुए हैं। तो यहीं से इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पे थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे, बट एक्चुअल तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही चालू हुआ है, ठीक है। सो the first plan which was initiated in 1951 was completed. Second, Parliament accepted the socialistic pattern of the society. This led to IPR 1956. Second 5 year plan में ही IPR 1956 में आया था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रोक के आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ। कंपनीज एक्ट जो आया था इंडिपेंडेंस के बाद, वो कब आया था, 1956 में। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1956 में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट कब आया था, 1956 में। और इसके साथ साथ ये वाला देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1956 में, जो कि 1948 में पहले था। सो आप देखिए 1956 इकलौते ईयर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स, और इसके साथ साथ जो 1948 की यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसके जस्ट पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज लॉन्च हुआ था 1947 में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता था, और इसी वजह से ये जो 1950s की डेकेड है, इसको बोलते थे डेवलपमेंट डेकेड ऑफ इंडिया। यहाँ पे ही सिर्फ डेवलपमेंट हुई थी 1950 से लेके 1960s तक। तो ये पूरे जो 10 साल की जर्नी थी, इसको बोलते थे डेवलपमेंट डेकेड ऑफ इंडिया, है ना। एंड दिस इज योर MCQ क्वेश्चन। नाउ This led to IPR 1956. अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। स्पेशल फीचर ऑफ IPR 1956 वर एज फॉलोज। फर्स्ट, स्पेसिफिक एंड ऑल इम्पॉर्टेंट रोल्स असाइन टू पब्लिक सेक्टर। हमें पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में बताना है। ऑल इंडस्ट्रीज वे क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। These groups were called Schedule A, Schedule B and Schedule C. So पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में इंडस्ट्रीज 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दी गई थी, A, B और C। तो A में कौन सी इंडस्ट्रीज थी, एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे स्टेट के पास एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टोटल उसमें 17 थी, ठीक है। शेड्यूल बी, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी, और यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज थी टोटल। अब शेड्यूल सी में जनरली लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर स्टेट के पास नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर के पास थी। तो स्टेट को राइट था, रिजर्व द राइट टू एंटर इफ नीडेड, बट एक्चुअली किसके पास थी, वो प्राइवेट सेक्टर के पास थी। तो कितनी थी, 17 और 12 को छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब शेड्यूल सी में आती थी। ओके, सो ये था बाइफर्केशन ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ IPR 1956। नाउ प्रोटेक्शन टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, IPR 1956 रिमेन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी टिल 1991, ठीक है। और फिर आई LPG पॉलिसी 1991, जिसमें था रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, फिर प्राइवेटाइजेशन, और फिर लास्ट में था ग्लोबलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर यही समझाना था कि डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 कि वो स्थापना कैसे हुई। 1956 के बाद जितने भी डेवलपमेंट्स थे वो सारे कहाँ पे देखने को मिले हैं, 1991 में। और पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में बताना है तो हमें ये सारे जो शेड्यूल्स हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे स्पेशल फीचर्स जो हैं इसमें शेड्यूल A, B और C, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। और इसी तरह से IPR 1956 बेस बन गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, जो कमिंग थी 1991 में, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। नाउ मेरे जो लवली स्टूडेंट्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, अब वो लोग बोलेंगे मैम इतना बड़ा आंसर हम कैसे याद करें, और हमें कैसे पता कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से स्टार्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हिंट होती है, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाऊँ दोबारा से,
डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने साफ पूछ लिया पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में बताइए। अगर वो एलपीजी पॉलिसी बोलते तो वो पब्लिक सेक्टर अलग से हाईलाइट क्यों करते, क्योंकि वहाँ पे तो हम प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे थे ना। तो आप खुद सोचिए, अगर उन्हें पब्लिक सेक्टर अलग से हाईलाइट किया है, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप शुरुआत से बताओ कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। और यहीं आप पे लिखा होता डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, बस इतना ही लिखा होता। तब आप स्टेट करते लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आप अभी भी स्टेट कर सकते हो यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट के बाद, ठीक है। और आप छोटे में समझा भी सकते हो। और एलपीजी पॉलिसी अगर आप डायरेक्ट समझा दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को पता है कि ओके, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और ये इसी को बार बार घुमा के लिखता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। उनने साफ अगर पब्लिक सेक्टर लिखा है तो मतलब वो प्राइवेट सेक्टर का अलग से आपसे नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में बताना है, तीनों शेड्यूल समझाने हैं। अब बात आई समझ में। सो इसी तरह से आंसर लिखना, अगर आपको याद नहीं आए बार बार पढ़ो बट लिखो, है ना। नोट्स के लिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ। ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड एंड ये फिफ्थ स्लाइड। 5 स्लाइड में टोटल फर्स्ट आंसर है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिफोर 1991। तो 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था। सो यही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही है। सो बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर वाज सपोज टू परफॉर्म फॉलोइंग रोल इन इंडिया। फर्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट वाज रिक्वायर्ड टू मेक एफर्ट्स दैट द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सिलरेट्स। सेकेंड पॉइंट था प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक सेक्टर से एक्सपेक्टेशन थी कि वो लोग रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स ये सब कंस्ट्रक्शन करवाएं। फिर साउंड इंडस्ट्रियल बेस, वी ऑल्सो नीडेड पब्लिक सेक्टर टू डेवलप अ sound industrial base because private sector either did not have huge capital required for these or we are not interested in this sector। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट सेक्टर जो है इनका एक ही मोटिव होता है और वो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कमाना। तो पब्लिक सेक्टर से ये आशा की जाती थी कि वो अपना इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करे इंडिया का, ठीक है। नाउ development of backward regions, so public sector also aimed at developing backward regions as it is necessary for balanced development of the country, ठीक है। so private sector profit minded होता था, तो उनको country की development में कोई interest नहीं है। so ये था हमारा point number 4। नाउ जनरेशन ऑफ सरप्लस, पब्लिक सेक्टर से ये आशा की जाती थी कि वो सरप्लस जनरेट करके दें जिससे इन्वेस्टमेंट हो सके और ग्रोथ रेट बढ़े। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप जितने ज़्यादा सरकारी नौकरियां हैं वो कहाँ है, पब्लिक सेक्टर में ही हैं। सो पब्लिक सेक्टर ऑल्सो प्लेड इट्स रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, सो ये था अपना point number 6। now let's come to 7, control of monopoly and restrictive trade practices, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MRTP। इसका एक अलग एक्ट भी है। सो पब्लिक सेक्टर ऑल्सो एम्ड एट कंट्रोलिंग मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो लोग अलग अलग चल रहे हैं, मोनोपोली मेंटेन कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना है। एंड ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। एंड अदरवाइज फ्यू प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट वुड हैव गेन्ड एक्सट्रीम इकोनॉमिक पावर। अगर कंट्रोल नहीं किया सो प्राइवेट लोगों को मिल जाएगा इकोनॉमिक पावर एंड वो राजा बन जाते, ठीक है। और उसके बाद देश के लिए वो बहुत हार्मफुल होता। सर्विंग ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल इंटरेस्ट, सो पब्लिक सेक्टर का मोटिव ही है कि उनको नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और इसी तरह काम करना है कि देश का भला हो। ओके, यही तो है गवर्नमेंट सेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा कि सारे क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर के अराउंड है बट जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। आपसे डायरेक्टली जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आंसर्स दो। ओके, नाउ
कैन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज compete with the private sector in terms of profit and efficiency? देखिए compete तो कर सकते हैं बट प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट माइंडेड होता है, पब्लिक सेक्टर के पास गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से वो पीछे ही होते हैं प्राइवेट सेक्टर से लॉजिकली. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू compete with a private sector undertaking in terms of profit due to following reasons. First, motive of the public sector is not profit. क्योंकि उनका मोटिव क्या है? सर्विस टू द सोसाइटी. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो compete नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना. सो पब्लिक सेक्टर वर्क्स नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर सोशल वेलफेयर. It gives first priority to social welfare, then almost impossible for it to compete with the private sector enterprise on the basis of profit, which mainly works for profit only. So private enterprise के सारे लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, बट पब्लिक एंटरप्राइज जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यहाँ पे प्रॉफिट उद्देश्य नहीं होता है, यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है? सोशल वेलफेयर. तो अगर ये लोग का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कैसे करेंगे? और ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2. पब्लिक सेक्टर टेक्स केयर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज. नाउ स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज जिनकी एक अलग जैसे आर्म्स एम्यूनेशंस हो गई है ना, तो इस तरह की पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट इन स्ट्रैटेजिक एरियाज when these industries have low return generating capacity and long gestation period. So ऐसी industries जहाँ पे आपको रिटर्न की कोई अपेक्षा ही नहीं होती बट और प्रोडक्शन भी बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है, और रिटर्न जो है बहुत टाइम बाद आता है, फिर भी पब्लिक सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये जो है मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं देती, बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें हमारे देश की, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका रिटर्न काफ़ी हाई होता है. वो पब्लिक के लिए बहुत काम आती हैं बट एक्चुअली में उससे प्रॉफिट जितना नहीं कमा पाते. नाउ पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना. तो पब्लिक सेक्टर जो है बहुत सारी फैसिलिटी देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीकर सेक्शन, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी पार्क, सरकारी रोड, सरकारी ब्रिजेस, है ना. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी हैं, जैसे धर्मशालाएं, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं. तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज वो लोग ज़्यादातर लोगों के बारे में सोचते हैं. नाउ अगर आगे बढ़ें, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू compete विद द प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. पहले हमने किसके टर्म्स में देखा था? पहले हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, है ना. अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी. नाउ डिपेंडेंस ऑन अथॉरिटीज फॉर टेकिंग माइनर डिसीजन. अब पब्लिक सेक्टर में एक रोड बनानी है, सीजी की परमिशन लो, ब्रिज बनानी है, सीजी से ऑर्डर पास करवाओ. सो हर चीज़ में अपन को गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है. सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉलो अ प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग, है ना. इस वजह से क्या होता है? डिले होती है डिसीजन मेकिंग में. इस वजह से क्या होता है? ऑपरेशंस इनएफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है और टाइम पे काम खत्म नहीं हो पाता. नाउ जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी तो आज हमारे पास भी नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर के पास देखिए, वर्कर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी. हमारे पास क्यों जॉब सिक्योरिटी, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हमारे पास नहीं है? आज मार्केट में इतना रिसेशन चल रहा है कि कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट जा रहा है जॉब लेने के लिए, कोई नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, उसके पास जॉब ही नहीं है, जॉब है ही नहीं. सबसे पहले वो मांगेंगे एक्सपीरियंस या फिर वो मांगेंगे कुछ पैसे, जो आजकल करप्शन चल रहा है. ओके, सो जॉब सिक्योरिटी, पर पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता. पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर बेनिफिशियल है, सरकारी एग्जाम पास करके आते हैं स्टूडेंट सारे, तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है. यहाँ पे क्या होता है? इट रिड्यूसेस देयर परफॉर्मेंस एज दे नोन इन स्पाइट ऑफ बैड परफॉर्मेंस देयर इज नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? अगर आप काम नहीं करोगे, बॉस एक दिन सहेगा, दूसरे दिन सहेगा, तीसरे दिन यू आर किक्ड आउट, यू विल बी टर्मिनेटेड. पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरी है, काम नहीं करोगे तो वो मान लेंगे अरे ये तो काम ही नहीं करता, दूसरे को बोलो. वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, वहाँ कोई आपको किक आउट नहीं कर सकता. ओके, नाउ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी. रेड टेपिज्म यानी बोलबाला, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं. इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देयर इज रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी. इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशंस. ओके, now let's proceed to question number 4. Why are global enterprises considered superior to other business organization? तो आंसर सिंपल सा है कि ये इंटरेक्ट करते हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. एक होती है इनकी खुद की होम कंट्री,
ठीक है, जहाँ पर इनके ऑपरेशंस जो है फर्स्ट टाइम चालू हुए थे, इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और बाकी जहाँ ब्रांचेस हैं वो है इनकी होस्ट कंट्रीज। तो ये सब आपको याद आया जो मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस को सुपीरियर क्यों माना जाता है दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से? सो बिकॉज इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस विच अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट हैव। पहला, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इनके पास ह्यूज रिसोर्सेज होते हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस, अब यहाँ पे आप डॉलर्स में कमा रहे हो, है ना। सो MNC हैज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अदर फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। MNCs का जो कंट्रोल है वो उनके हेडक्वार्टर्स में ही होता है। तो ये हो गई एक MNC X, ठीक है, और इनने अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं अलग अलग कंट्रीज में, Y, Z, A, B, ये ब्रांचेस खोल ली हैं। तो ये क्या हैं? ये कहलाती हैं होस्ट कंट्रीज, और ये क्या है? होम कंट्री, ठीक है। सो जो होम कंट्री है वहीं से ही क्या करते हैं, वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं सारी ब्रांचेस का, ठीक है। और पॉलिसी भी यहीं पर बनती है, ना कि यहाँ पर। यहाँ ये लोग तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं जो होम कंट्री ने दिया, इसलिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। यहाँ पे डिस्बर्स्ड कंट्रोल नहीं है, एक ही व्यक्ति जो है वो ऑर्डर ले रहा है, एंड दैट इज दिस, ओके। नाउ and subsidiaries, it provides only a broad policy framework to them and there is no interference in their day-to-day operations. Okay, now foreign collaboration. आपको पता है foreign collaboration एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। So usually they enter into agreements relating to scale of technology, production of goods, use of brand name etc. with local firms in the host country, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशंस वो बहुत ज़्यादा करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी MNC है, पुरानी टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर सकते, इनको देख के पूरा देश चल रहा है। नाउ प्रोडक्ट इनोवेशंस होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती है, ये सब मैं आपको मेन लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the benefits of entering into joint ventures and public private partnership? तो PPP और joint ventures में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले ये समझते हैं आंसर को स्टार्ट करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर A एक बिल्डर है और मिस्टर B एक बिल्डर है, इन दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों का अलग अलग शॉप है, दोनों बिल्डर्स हैं, दोनों का अलग अलग ऑफिस है, इन दोनों के अलग अलग क्लाइंट्स हैं। बट एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट क्या आया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जो बिल्डिंग है इसका कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। सो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को ये प्रोजेक्ट आया और इनसे बोला कि इनको साथ में कंस्ट्रक्शन करना है। तो इनका जो ये प्रोजेक्ट का टेन्योर था वो था 3 इयर्स, 3 साल ये लोग साथ में कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड जैसे ही इनका टेन्योर ख़त्म हो गया, इसके बाद जो है इनका कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो उसकी बिल्डिंग बन गई अच्छे से, उनने जो जो इक्विपमेंट्स डालने थे सब बन गए, तो कंस्ट्रक्शन बंद। तो इनके बीच में जो एसोसिएशन था वो था जॉइंट वेंचर। क्या था? जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, दैट इज़ अ जॉइंट वेंचर। ओके, एंड जब वो काम खत्म हो जाता है, उनका जो वेंचर है, उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मेन क्लासेस में, अगर आपको वो समझना है तो आप मेन क्लासेस देख सकते हो। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द आंसर। सो बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर आर एज फॉलोज। तो मैंने अभी जस्ट आपको जॉइंट वेंचर समझाया, पहले एक बार रीड करो, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने रीड किया, फर्स्ट पॉइंट है ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब जॉइंट वेंचर में 2 या 2 से ज़्यादा लोग आके मिलते हैं और काम करते हैं, तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। रिसोर्सेज से मतलब है मनी। ओके, सो इन अ जॉइंट वेंचर द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ 2 or more firms are combined which enables it to grow quickly and efficiently. Okay, now access to advanced technology। तो यहाँ पर एडवांस टेक्निक्स हमको यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि हमको प्रोडक्शन एक सेट टाइम में कंप्लीट करना है। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को कम करना,
कॉस्ट कम कैसे होगा? जब आप इंक्रीज्ड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे और उसके साथ साथ कॉस्ट रिड्यूस होगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आप मैनुअल यूज़ करोगे इट इज़ टू टाइम टेकिंग एंड वेरी कॉस्टली। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 में ये फर्स्ट टू, क्वेश्चन नंबर 5 में जॉइंट वेंचर के अंदर ये थे फर्स्ट 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यस, फॉरेन कंपनी जो है उनको एक्सेस मिलता है पूरे इंडियन मार्केट का, ठीक है। सो बाय एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ इंडियन कंपनी इट कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द लोकल फर्म्स। ये तो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए जॉइंट वेंचर हो रहा है एक फॉरेन कंट्री के इंसान के बीच, तो ये आ गया एक व्यक्ति और एक तो भारत का ही है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इसको सब पता चल जाएगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है लोकल फर्म्स का वो कैसा है, उसको पता चल जाएगा हमारी इंडियन मार्केट कितनी बड़ी है। तो जॉइंट वेंचर से क्या मिलता है? एक्सेस टू न्यू मार्केट, यानी हम फॉरेन कंट्रीज में भी एंटर कर सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज भी हमारे यहाँ एंटर कर सकती हैं। Now innovation. Foreign partners in joint venture have ideas and technology to develop innovative product and service. जो foreign partners होते हैं ना, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, जैसे जापान है ना, तो जापान में बहुत हाई टेक चलता है। तो वहाँ के लोग अगर आएँ तो हम समझते हैं हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है। ओके, नाउ दे हैव एडवांटेज इन हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डिमांडिंग इन्वायरमेंट। तो इनके पास एडवांटेज है कि वो भारत की सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, है ना, टू द लिमिटेड एक्सटेंट जो उनको अलाउड है। बट यस, उनको एक मार्केट का आइडिया तो लग जाता है, तो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन का चांस भी यहाँ पर होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजी चीज़ें यूज़ हो रही है इसलिए कॉस्ट कम आता है। वेल नोन ब्रांड नेम्स, तो गुडविल अच्छी होती है, पार्टी को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसलिए जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो आगे बढ़ रही हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन, बट एक बार मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा रही हूँ। What are the benefits of entering into joint venture and PPPs? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही बोली गई हैं, बट PPP में थोड़ा बारीक फ़र्क होता है। यहाँ पर प्राइवेट ओन्ड रहती है एंड काम जो हो रहा होता है वो गवर्नमेंट का हो रहा होता है ना, पर फंडिंग जो है वो कौन कर रहा होता है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है। तो थोड़ा सा चाहो तो शुरुआत में डिफरेंस बता सकते हो, स्लाइट डिफरेंस, और फिर बाद में आप बेनिफिट्स चालू कर सकते हो जो क्वेश्चन में पूछा है। ओके, नाउ दिस वाज ऑल फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो आपका हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है, इस प्लेलिस्ट सेक्शन में हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारी वीडियो सिस्टमैटिकली एंड शॉर्ट्स एंड लाइव सेशंस के थ्रू हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। DPP से आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होती है। हम आपको तैयारी कराते हैं इन टॉप कोर्सेज की। सबसे पहले तो CBSE बोर्ड एंड देन आते हैं स्टेट बोर्ड्स। स्टेट बोर्ड्स में कौन कौन से हैं? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो अगर आप चाहें तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी इन इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, तो अगर आपकी पहचान में कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप उन्हें हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपको ई-नोट्स या ई-बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ साथ ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सो गेट कनेक्टेड विद अस। लाइक दिस वीडियो if you haven't subscribed to the channel. See you in the next session super soon.